बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, परवेज इलाही साहब की दोबारा गिरफ्तारी हुई, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज गिरफ्तारियों के बाद हो रही हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है और क्या ऐलान किया परवेज इलाही साहब ने? इसकी मुकम्मल कहानी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर उस्मान बुज़दार, एन से उस्मान बुज़दार साहब ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। और वसीम अकरम प्लस माइनस कैसे हुए, इसकी अंदरूनी कहानी भी अपने आज के इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब, मुस्तकबिल क्या है और आखिरी दो ऑप्शंस इस वक्त क्या मौजूद हैं, इसका भी जायजा लेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। राय साहब, उस्मान बुज़दार ये वो शख्सियत हैं जिन पर खान साहब ने हमेशा भरोसा किया। खान साहब ये कहते रहे कि जनाब उस्मान बुज़दार को शायद बोलना नहीं आता, और जितने काम पंजाब में उस्मान बुज़दार ने किए हैं इससे ज़्यादा काम किसी ने नहीं किए। उनकी तारीफ थी उस्मान बुज़दार की, जो खान साहब मुसलसल करते रहे। वसीम अकरम प्लस का भी खिताब जो है वो उस्मान बुज़दार को खान साहब ने दिया। और उस्मान बुज़दार एक ऐसी शख्सियत है पंजाब में जिनके गिर्द पूरी जो 3.5 बरस की सियासत है पंजाब की वो घूमती रही। जनरल बाजवा ने कहा कि इनको बदलो, खान साहब ने कहा मैं नहीं बदलूंगा। जनरल बाजवा किसी और को लगवाना चाहते थे, खान साहब ने कहा कि नहीं चलेगा, जो होगा वो मेरी मर्जी से होगा। और उस्मान बुज़दार को हम क्यों बदलें, एक दबाव था। और किन लोगों को लगाना चाहते थे जनरल बाजवा, ये भी हमने कहानियां सुनी। लेकिन आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, पंजाब का वजीर आला, साबिक वजीर आला और अब तक 3 जो साबिक वज़राए आला हैं, उन्होंने अपने मुस्तकबिल के हवाले से बता दिया है। और ये जो पंजाब का वजीर आला कोयटा में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और क्या कहता है कि 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद। और फिर ये कुछ लोगों को उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो प्यारे हो गए। मैं फौज के साथ खड़ा हूं और आइंदा भी खड़ा रहूंगा। राय साहब, कोई बेवकूफ़ी होगा जो फौज के साथ ना खड़ा हो, और ये यकीनन सही बात भी नहीं है। और पाकिस्तान हम सब का मुल्क है, हम ये बात कह भी नहीं सकते कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े, फौज के साथ नहीं खड़े। आपने वाकई की मजम्मत कर दी, आप उन लोगों की मजम्मत करें जिन्होंने ये काम किया। लेकिन राय साहब, उस्मान बुज़दार का पार्टी छोड़ना मेरे समेत पाकिस्तान के जो नई मरदमशुमारी है उसके मुताबिक और जो पुरानी मरदमशुमारी है उसके मुताबिक कोई 22-24 करोड़ आवाम जो हैं वो ये समझते हैं कि, और वो सोच रहे होंगे कि यार ये हुआ असल में क्या है। राय साहब, आपके नज़दीक क्या हुआ, क्या वजह बनी? उस्मान बुज़दार भी आखिर छोड़कर चले गए, और क्यों छोड़कर चले गए? देखिए हाशमी साहब, इसके अंदर दो बड़ी खबरें छुपी हैं। एक तो परवेज खटक जो इमरान खान साहब के बहुत करीब थे, इमरान खान साहब के बहुत वफादार साथी भी थे। तो परवेज खटक जो कि बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं, बहुत ज़बरदस्त मुंतज़िम हैं और बहुत हार्ड कोर किस्म के सियासी कारकुन हैं, लेकिन जब उनको सेफ हाउस में डाला गया तो आप इमेजिन कर लें कि उनको किस किस्म के हालात से गुजरना पड़ा होगा और उनको क्या कुछ बताया गया होगा, क्या कुछ समझाया गया होगा, क्या कुछ बावर कराया होगा, जिसके बाद परवेज खटक ने वक्ती तौर पर यह कहा कि मैं पीटीआई के जो खैबर पख्तूनख्वा की सदारत है इसको वक्ती तौर पर छोड़ रहा हूं। अब मेरी इत्तला तो यह है कि परवेज खटक और इसी तरह कुछ और रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को एट अ टाइम इनडायरेक्टली पैगाम भिजवा दिया है कि उनको किन हालात से गुजरना पड़ा। तो अगर परवेज खटक जैसे हार्ड कोर पॉलिटिकल वर्कर, यानी जिनकी एक ग्राउंड के ऊपर बड़ी स्ट्रगल है, अगर वो इन हालात में सेफ हाउसेज में जब उनको डाला गया तो अगर वो सियासत से दस्तबरदार हो रहे हैं तो उस्मान बुज़दार से तो आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि उस्मान बुज़दार ये कहते हैं कि मुझे आप फांसी लगा दें और मैं किसी भी सूरत जो है वो सियासत से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। एक तो हाशमी साहब,
ये कहना कि उस्मान बुज़दार ने कोई गद्दारी कर दी या उस्मान बुज़दार ने कुछ बेवफाई कर दी, ये इतनी जल्दी लोगों को जज नहीं करना चाहिए। इसमें दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो आप ये देखें कि उस्मान बुज़दार अगर करप्ट होते, जैसे जनाब बाजवा 3 फाइल्स लेकर इमरान खान साहब के पास पहुंच गए थे और ये कहा था कि आपका वज़ीर आला करप्ट है। बाद में ये पता चला कि जनाब बाजवा के जो समधी हैं साबिर मिट्ठू, वो चाहते ये थे कि किसी तरीके से अलीम खान को चीफ मिनिस्टर बनवाया जाए, उनको वज़ीर आला बनाया जाए, और अलीम खान ने जनाब बाजवा के ससुर को अपनी जो इस्लामाबाद की हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ पर एक आलीशान घर भी दिया हुआ था। तो ये जो पूरी गेम हो रही थी उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए, ये तो जनाब बाजवा अपने कारोबारी मफादात के लिए, अपने समधी के कारोबारी मफादात के लिए कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने बाद में ये इंकशाफ भी किया कि किस तरीके से अलीम खान की हाउसिंग सोसाइटी में जनाब बाजवा के ससुर, जो कि एक रिटायर्ड जनरल हैं, उनको एक आलीशान घर दिया गया। और फिर अलीम खान जब इस्लामाबाद आए चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो जनाब बाजवा से उनकी मुलाकात हुई। तो जनाब बाजवा का क्या इंटरेस्ट था? एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का ये हक होता है कि वो चीफ मिनिस्टर्स का इंतखाब करे, उनको मुकर्रर करे। तो जनाब बाजवा का क्या इंटरेस्ट था उस्मान बुज़दार को हटाने का? चलें, इमरान खान साहब की हुकूमत गई। अब उसके बाद तो बड़ा ज़बरदस्त मौका था, जनाब बाजवा आर्मी चीफ भी थे, जनाब बाजवा के पास भी बड़ा ज़बरदस्त मौका था। 11 माह पीडीएम की हुकूमत रह चुकी थी, अब तो इसको 13 माह हो गए। तो पिछले 13 माह के अंदर उस्मान बुज़दार के खिलाफ करप्शन का कोई एक केस अदालत के अंदर साबित कर देते। जनाब बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रहे थे। उस्मान बुज़दार के साथ जनाब बाजवा की ज़ाती मुखासमत हो गई थी, क्योंकि उस्मान बुज़दार की वजह से उनकी पसंद का चीफ मिनिस्टर नहीं लग सका, उनकी मर्जी का वज़ीर आला नहीं लग सका। तो 13 माह में कोई एक केस भी उस्मान बुज़दार पर साबित नहीं कर सके, अलबत्ता उनको अदालतों के चक्कर लगवाए गए। तो इसका एक मतलब तो यह है कि इमरान खान साहब का वो स्टैंड 100% दुरुस्त साबित हुआ कि उस्मान बुज़दार एक करप्ट वज़ीर आला नहीं है। और हाशमी साहब, जिन्होंने करप्शन की होती है, उनके लाइफस्टाइल से, उनके तौर तरीकों से पता चल जाता है कि उन्होंने करप्शन किया है। उस्मान बुज़दार का कोई बहुत बड़ा विजन नहीं था, ये बात दुरुस्त है, मीडिया के साथ वो बात नहीं कर सकते थे, लेकिन उस्मान बुज़दार को जिस किस्म की सपोर्ट मिल रही थी, और करप्शन बहुत, यानी आप ये कह लें कि चूंकि इमरान खान साहब ने भी इस्लामाबाद से चीज़ों को कंट्रोल किया हुआ था, यहाँ से आईजी और सेक्रेटरी पंजाब का, चीफ सेक्रेटरी पंजाब का फैसला होता था। तो उस्मान बुज़दार के दौर में पंजाब शहबाज शरीफ के दौर से बेहतर चला। ये अलग बात है कि शहबाज शरीफ की तरह उस्मान बुज़दार जो है वो अपने कामों की तशहीर नहीं कर सकते, वो उस तरह की ड्रामाबाजी नहीं कर सके। तो ये तो फैक्ट है। इमरान खान साहब जब कहते थे कि उस्मान बुज़दार बेहतर काम कर रहा है, लेकिन ये अपने जो गट्स हैं ये मीडिया के सामने शो नहीं कर सकता, ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। अब उस्मान बुज़दार ने जो कोयटा में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उस्मान बुज़दार को भी उसी किस्म के हालात का सामना होगा जिस किस्म के हालात का सामना असद उमर को करना पड़ा है। अच्छा, आपने आपने जवेद हाशमी साहब का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और जवेद हाशमी साहब का क्योंकि हम मुसलसल जिक्र भी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और एक मुज़ाहमत का इस्तारा उन्हें समझा जाता था, और ऑब्वियसली नून लीग के अंदर भी उनकी एक अपनी पहचान थी, और फिर खान साहब भी उनके बहुत ज़्यादा उनकी तारीफ़ करते रहे, और फिर वो हिस्सा भी रहे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का। राय साहब, उन्होंने एक बात कही और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बताना बहुत ज़रूरी है, और शायद ये हिकमत अमली भी हो सकती है। जब जुल्म बढ़ जाएगा हद से, या आपको ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई जाएँ, कोई ना कोई एक गैबी ताकत ऐसा काम सब कुछ करवा रही है। पाकिस्तान की अवाम को पता है ये कौन कुछ करवा रहा है। और जवेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि जनाब ऐसा माजी में भी हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ भी ये हुआ। तो एहसन इकबाल साहब जो हैं वो बाहर चले गए और उन्होंने जाकर वहाँ पर काम शुरू कर दिया। ख्वाजा आसिफ साहब जो इस वक्त मुल्क के वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने भी यही काम किया। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं, ठीक है मुश्किल वक्त है, पार्टी टूट जाएगी, लोगों को आगे पीछे करके वफादारियां तब्दील करवा के कोई नई किंग्स पार्टी बना दी जाए, तो ये बाकी तमाम लोग जिसमें श्री मज़ारी हैं, उस्मान बुज़दार जिस आप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी होगा इन्हें जज करना, ये लोग वापस आएंगे और दोबारा मरकज़ जो खान साहब हैं, क्योंकि इस मरकज़ के बगैर इन लोगों की भी अपनी भी कोई पहचान नहीं है राजा साहब।
देखिए आशिफ साहब, ये एक हिकमत अमली भी हो सकती है कि इस वक्त पार्टी को बचाना है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पर एक खुली जंग मुसल्लत की गई है। इस वक्त पीडीएम ने जिस किस्म की जंग मुसल्लत की है, आप देख लें कि ये जेर लब मुस्कुराते हैं। ख्वाजा आसिफ ने ये अल्फाज बोले जब इमरान खान साहब ने परवेज़ खटक को और असद कैसर को नॉमिनेट किया डायलॉग के लिए। तो आज से 5 दिन पहले, यानी परवेज़ खटक के पार्टी छोड़ने से 5 दिन पहले, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पहले इमरान खान इनके मुतबादिल नामों की तैयारी कर लें, क्योंकि ये भी पार्टी छोड़ने वाले हैं। तो ख्वाजा आसिफ को किसने बताया था कि परवेज़ खटक पार्टी छोड़ने वाले हैं, या परवेज़ खटक पर किस किस्म का दबाव आने वाला है? तो इस पूरी सिचुएशन में एक आप ये कह लें कि ये एक लार्जर एक पॉलिसी हो सकती है, एक खामोश अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि इस वक्त पार्टी बचाएं। यानी कुछ लोग तो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं, जैसे फवाद चौधरी, ये तो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए हैं। वो कोई पार्टी बचाने के चक्कर में नहीं, वो हमेशा अपना सियासी मुस्तकबिल बचाने के चक्कर में होते हैं कि उनका कुछ सियासी स्लॉट जो है वो कहीं ना कहीं उनको मिल जाए। तो फवाद चौधरी तो इस वक्त ऑन बोर्ड हैं इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए। लेकिन क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं, ये इमरान खान साहब की वजह से ये जाने जाते थे, वरना इमरान खान साहब की जब पार्टी में शामिल नहीं हुए थे तो इनका तो सिर्फ मजाक उड़ाया जाता था। ये तो इमरान खान साहब की पार्टी की वजह से इनको कुछ कबूलियत मिली। तो ये जहांगीर तरीन के साथ भी राब्ते में है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि फवाद चौधरी, इनको जो पीटीआई का व्हाट्सएप ग्रुप था उससे रिमूव किया गया। बाकी लोग तो जो हटे, पार्टी छोड़ी जिन्होंने, या अपने ओहदों से इस्तीफा दिया, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट उनको उस ग्रुप से रिमूव नहीं किया गया, लेकिन इनको तो ग्रुप से हटाया गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे असद उमर, उन्होंने अपने जो ओहदे हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे तो अलहदगी का ऐलान किया, लेकिन साथ ही इमरान खान साहब की तारीफ भी की और एक वापसी का रास्ता भी खुला छोड़ा। तो जिस वक्त भी हालात पीटीआई के लिए बेहतर होंगे हाशमी साहब, इनमें से बहुत से लोग जो कि खामोश अंडरस्टैंडिंग के तहत, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के नजरिए के खिलाफ या इमरान खान साहब के खिलाफ बात नहीं की, तो वो वापस आने की पोजीशन में होंगे। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हो सकता है कि उस वक्त इनकी जगह ही न रहे। यानी अभी अगर ये मजामत करके नहीं खड़े हो रहे, आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आप डट जाएं। आपने वजारतें ली हैं, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं परवेज खटक भी, तो आइडियल सिचुएशन तो ये है कि आप डट जाएं। आप कहें कि ठीक है, आप करें सख्ती जो करना चाहते हैं, लेकिन हम खड़े रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि जब तक ये वापस आए उस वक्त तक एक मुतबादिल लीडरशिप पैदा हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब जिसके सर पर हाथ रखेंगे वो एक मुतबादिल लीडर के तौर पर सामने आ जाएगा। जिसको इमरान खान साहब टिकट देंगे वो आप देखेंगे कि हफ्तों में, महीनों में वो फवाद चौधरी के कद काट का, असद उमर के कद काट का लीडर बन जाएगा। तो इसलिए ये भी एक जरूरी है, ये भी सोचना कि कोई अगर ये सोच रहा है कि मैं मफामत के तहत अपनी जान बचाने के लिए या जबर के तहत मैं पार्टी छोड़ दूं और बाद में वापस आ जाऊंगा, तो हो सकता है कि इनको दोबारा मौका ना मिले, और जब ये वापस आने की कोशिश करें तो उस वक्त ऐन मुमकिन है, और ज्यादा गुमान यह है कि एक जबरदस्त, वफादार, ताकतवर मुतबादिल लीडरशिप तैयार हो। वर्कर शायद जगह ले लेगा, और वर्कर जेल के अंदर मौजूद है, और शायद वर्कर अपने आप को अपनी, अच्छा आपने इंटरेस्टिंग बात देखी है कि वर्कर माइनस नहीं हुआ, उसे गिरफ्तार किया गया है। बहुत सारे गुमनाम लोग होंगे जिनको गिरफ्तार इस बुनियाद पे कर लिया गया कि वो पीटीआई से उनका ताल्लुक है। वो लोग मौजूद भी नहीं थे बहुत सारी मकामात के ऊपर, लेकिन वो गिरफ्तार हुए। तो ऐन मुमकिन है कि वर्कर पीटीआई का वो जगह ले चुका होगा जब ये लोग वापस आएंगे। राय साहब, ये तो हो गए एक वज़ीर आला जिनका मुस्तकबिल अब हमारे सामने है, बड़ी तफसील के साथ हमने उसे इसका जायज़ा भी ले लिया। अब एक दूसरे वज़ीर आला भी पंजाब के परवेज़ इलाही साहब। अब परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी हुई, जिस तरह वो गिरफ्तारी हुई, बहुत ही ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई। वो घर से निकलते हैं, गाड़ी को रोका जाता है, ज़हूर पैलेस के करीब पूछा जाता है गाड़ी के अंदर कौन है, दरवाज़ा नहीं खुलता, ड्रिल के साथ शीशा तोड़ दिया जाता है, और जब दरवाज़ा खुलता है तो अंदर से ज़हूर परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बरामद होते हैं। फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई, उन्हें आज अदालत में मुंतकिल किया गया, और फिर ये भी कहा गया कि जिस मजिस्ट्रेट ने उनकी जो फैसला सुनाया उसे जोड़ा गया है
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और मुताद्दिद किस्म की ट्वीट्स मौजूद हैं गुलाम मुर्तज़ा विरक के हवाले से। और ये भी कहा गया कि जनाब अगर आपने मालूम ये करना है कि इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है और किस किस्म की ये एफिलिएशन रखते हैं, तो आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर दे सकते हैं। राय साहब, जो सबसे अहम नुक्ता रहा, और हमने ये देखा कि परवेज इलाही साहब को दोबारा गिरफ्तार कर दिया जाता है, चूंकि फैसला इस अदालत से यानी इस जुडिशल मजिस्ट्रेट से आया कि जो सबूत पेश किए गए हैं वो नाकाफी हैं, लिहाजा जो महफूज फैसला था वो सुना दिया गया और परवेज इलाही साहब को घर जाने की इजाजत दे दी गई। और ये कहा गया कि अगर इनके खिलाफ कोई और मुकदमा नहीं है तो इनको जाने, अदालत जो है उन्हें जाने का हुक्म जो है वो सादिर करती है। परवेज इलाही साहब ने बाहर निकलकर गिरफ्तारी हुई, फिर छोड़ दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और ये कहा कि मैं पाक फौज का हामी हूं, बेगुनाह हूं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, पीटीआई में हूं और इसी में रहूंगा। पीटीआई कारकुनान को ये पैगाम देता हूं कि जनाब तगड़े रहें, घबराना नहीं है। इस सारे फसाद की जड़ उन्होंने कुछ शख्सियात को भी करार दिया और फिर सियासी ठेकों में इनके ऊपर इल्ज़ाम था कि इन्होंने कमीशन यानी 2 अरब के करीब कमीशन का एक ये मामला है। राय साहब, ये इनकी ख़ानदान की लड़ाई एक तरफ है, लेकिन मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या परवेज इलाही साहब किसी आवाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी हाथ को देख रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, इनकी आंखें ढूंढ रही हैं कुछ शख्सियात को कि जब उन्हें इशारा होगा और वो चले जाएंगे। क्योंकि मैं और हमारे व्यूअर्स कम से कम ये इनके अल्फाज नहीं भूले जो मुनिस ने कहे थे कि हम हर काम उनसे पूछ कर करते हैं और हमें उनसे पूछना चाहिए। तो राय साहब, ये जो उन्हों हैं इनके, कब कोई फैसला सुनाएंगे, कब कोई आवाज़ देंगे, कब कोई इशारा देंगे, या आपको लगता है कि जो कुछ पंजाब के अंदर हो रहा है, जरदारी साहब इनको बिल्कुल दीवार के साथ लगाना चाहते हैं और वक्त आने पर इनको इस्तेमाल करेंगे, और चौधरी शुजात साहब इन्हें वापस लेते हैं नहीं लेते? ये वो सवालात हैं जिसका जवाब जो है ये परवेज इलाही साहब खुद ढूंढ रहे हैं। हाशमी साहब, इसके अंदर भी एक दिलचस्प और बड़ी खबर छुपी हुई है। चौधरी परवेज इलाही के मुतल्लिक सब जानते हैं कि ये हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते रहे। मुनिस इलाही ने ठीक बात की कि ये हमेशा उनसे यानी इस्टेब्लिशमेंट से हदायत लेते हैं और इस्टेब्लिशमेंट की सियासत करते हैं। लेकिन इस मर्तबा इसके बावजूद आपने कहा कि क्या किसी इशारे का इंतजार कर रहे हैं, इशारे इनको बहुत दिए गए। इससे पहले भी जब मुनिस इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी तो वो भी यही इशारा था कि इमरान खान साहब का साथ छोड़ दो। उससे पहले चौधरी परवेज इलाही के ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो भी यही इशारा था। इसी तरह जो पंजाब असेंबली के सेक्रेटरी जिनको गिरफ्तार किया गया, तो ये सारे दबाव के हरबे कहां से आ रहे थे? जाहिर है कि चौधरी परवेज इलाही को भी पता है कि ये दबाव के हरबे कहां से आ रहे थे। तो चौधरी परवेज इलाही जो हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की सियासत करते थे और अब भी करना चाहते हैं, अब वो भी इमरान खान साहब के साथ इसलिए जुड़कर खड़े हैं कि उनको ये पता है कि इमरान खान साहब की इतनी ज्यादा मकबूलियत है, यानी इससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का जो मेजरमेंट रॉड है और जो पैमाना है वो कितना बड़ा है कि इतने मकबूल हैं कि परवेज इलाही इमरान खान साहब को छोड़कर एस्टैब्लिशमेंट की बात मानना, जिनकी हमेशा वो सियासत करते रहे, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की बात मानने की पोजीशन में नहीं है। यानी मैं व्यूअर्स को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमेशा वो चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बात माने, हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की बात मानते रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि इस मर्तबा उनको पता है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात उन्होंने मानी, और इस सूरत में जब इमरान खान साहब के 100 पार्टी लीडर्स छोड़ चुके हैं, उसके बावजूद उनको पता है कि अगर मैंने ये बात मान ली तो फिर मेरा जो राह सियासी मुस्तकबिल है वो भी तबाह हो जाएगा, खासतौर पर मुनिस इलाही की सियासत, क्योंकि मुनिस इलाही के पास तो बहुत वक्त पड़ा ना सियासत के लिए। चौधरी परवेज इलाही के पास तो फाल सियासत के लिए 4, 5, 6 साल हैं, लेकिन मुनिस इलाही के पास तो बहुत वक्त है, तो वो अपने बेटे की सियासत को भी दफन कर देंगे। तो इसलिए चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि पीटीआई के लोग तगड़े हो जाएं और मैं किसी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। तो इसके ऊपर अब तक जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कल का तो पता नहीं है हालात का, क्योंकि जिस तरीके के जब्र का लोगों को सामना है, तो इस पर परवेज इलाही को क्रेडिट तो देना चाहिए।
मोने सलाई अगरचे मुल्क के अंदर नहीं है, लेकिन ये क्रेडिट तो उनका बनता है कि उन्होंने कहा और उसके फौरन बाद गिरफ्तार भी हो गए। अगर वो ये कहते हैं कि अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगाएं जी सीट, ये उनसे बेहतर निकले जो फवाद चौधरी थे, उनसे बेहतर निकले, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने आखिर ऐलान किया था कि हम असम्बलियां तहलील कर रहे हैं और ये उनकी शक्ल देख रहे थे कि जनाब हैं ऐलान कर दो जी। है भी आपको याद होगा कि जिस ओहदे का जिक्र कर रहे हैं, जिस ओहदे पर ये बैठे हुए हैं, कि ये भी ओहदे की बात की है, तो इन्होंने कहकर फवाद चौधरी को ऐलान करवाया था। फवाद चौधरी साहब चले गए, लेकिन परवेज इलाही साहब डटे हुए हैं। देखें, आप देखते हैं कि कब तक डटे रहते हैं, लेकिन जो वो डटे हुए हैं वो कोई ये नहीं है कि अपने नजरिए के ऊपर डटे हुए हैं, वो कोई नजरियाती आदमी नहीं, डटे इसलिए हुए हैं कि इमरान खान साहब के साथ वोट बैंक जुड़वा है। सबको पता है कि जो इमरान खान से अलग होगा वो अवामी गैज़ो गजब का निशाना बन जाएगा। पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो इबरत का निशान बन गया था पंजाब के ज़मीनी इलेक्शन में, तो वो डटे हुए हैं नजरियात के ऊपर नहीं, इमरान खान साहब के वोट बैंक के साथ। लेकिन चलें, ये भी एक अच्छी बात है कि उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हालात का जबर तो है ना, ये तो नहीं है। मैं कहता हूं कि चौधरी परवेज इलाही के ऊपर करप्शन के जो केसेस हैं, इसका फैसला तो अदालतों ने करना है, लेकिन ये करप्शन के केसेस ये पिछले 15 दिन के अंदर सामने आया है। सिर्फ कुछ अरसा पहले तक तो, कुछ अरसा 2 महीने पहले तक तो चौधरी परवेज इलाही को ये वज़ीर-ए-आला बना रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे जब हमजा शहबाज की हुकूमत भी बचा रही थी कि आप हमारे कैंप में आ जाए, उससे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन में भी। तो ये इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज इलाही से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना मकसूद था, जो बहरहाल उन्होंने अभी तक नहीं की। अच्छा, आप ना मोनस इलाही की मुस्तकबिल की बात कर रहे थे, तो मेरे ज़हन में ख्याल ये आया कि हमें, राय साहब, ये पाकिस्तान का सवाल है, ये मेरा अकेले इरफान हाशमी का सवाल नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का सवाल है, ये दो टोक के तमाम व्यूअर्स का सवाल है कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है। लोग कन्फ्यूजन का शिकार है, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसका जायजा लेना चाहिए। खान साहब का मुस्तकबिल, खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं, और जब ऑप्शंस की हम बात करते हैं, हमें याद रखना चाहिए पॉलिटिकली इस वक्त सिचुएशन क्या है। राय साहब, मुकदमात का सामना करना पड़ेगा। अल-कादी ट्रस्ट में 7 जून को बुशरा बीबी को इनको तलब कर लिया गया है, और लोग ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि जनाब अल-कादी ट्रस्ट में तो खान साहब नहीं बचेंगे। अच्छा, फिर और भी मुकदमात हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, इनको खींचा जाएगा जब तक कोई चाहेगा। फिर मुज़ाकरात, खान साहब बात करते हैं, उनका क्या बनेगा, और फिर बाहर जाना क्या ये जरूरी होगा। मैं चाहूंगा कि पहले हम खान साहब के मुस्तकबिल का हाल अहवाल जरा जायजा ले लें। राय साहब, ऑप्शंस क्या हैं खान साहब के सामने? जेल में जाएंगे तो फिर आपको लगता नहीं कि एक जमूद और एक हर चीज जो है वो स्टैटिक हो जाएगी? कौन मुज़ाकरात करेगा? क्योंकि ये कमेटी बनाते हैं, वो ख्वाजा आसिफ साहब प्रोग्राम्स में बैठकर कहते हैं कि मैं तो पहले क्या सी के 2 मेंबर जिहड़े ने कटा छोड़ो, वो इशारा कर रहे थे असद कैसर और परवेज खटक की तरफ। क्या ऑप्शंस हैं खान साहब के पास? हाशमी साहब, इसके अंदर जो 2 बड़ी खबरें हैं वो अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। एक तो जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है, चाहे आपकी कोई अस्करी जंग हो, चाहे आपकी सियासी जंग हो, जिन लोगों ने तारीख पढ़ी है, हमारे व्यूअर्स में से भी, उनको ये पता होगा कि जंग कभी एक दिन में ख़त्म करने के लिए नहीं लड़ी जाती। कई मरतबा ऐसा होता है कि जब आपकी जंग होती है, आपको एक ही मकाम पर 40-40 दिन पड़ाव रखना पड़ता है, आप 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। कई मरतबा आपको कुछ पीछे हटना पड़ता है, कई मरतबा आप अटैक करते हैं, उसके बाद फिर दाएं बाएं आपको अपनी पोजीशंस तब्दील करनी पड़ती हैं। ये एक तवील अमल होता है, सियासी जंग भी और इसी तरह अस्करी जंग भी। तो यहां पर अगर कुछ जज्बाती लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि इमरान खान साहब फौरन से पहले कोई एक्सट्रीम स्टेप ले लें, तो ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की जो जमात है ये पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात तो है, यानी इतनी मकबूल है कि बाकी 13 जमातों की मकबूलियत मिलाकर 20% के ऊपर नहीं खड़ी, और इमरान खान साहब की मकबूलियत 80% पर है। लेकिन इमरान खान साहब की जमात कोई मुसल्ला जमात नहीं है, कोई शिद्दत पसंद जमात नहीं है, किसी किस्म की मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं कर सकती, ना इसको करनी चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें कभी भी मुसल्ला जिद्दोजहद नहीं करती। हल क्या निकलेगा? तो सब निकलेंगे कैसे, बाहर कैसे निकलेंगे? मैं बताता हूं। अब हाशमी साहब, एक तो इमरान खान साहब ने ये जो डायलॉग की बात की, इमरान खान साहब ने अपनी जानिब से एक इनिशिएटिव ले लिया। अब इसके अंदर देखें 2-3 बड़े अहम आर्गूमेंट्स हैं। एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट ये होता है कि आपने अपने लीडर को हर सूरत में बचाना है, हर सूरत में लीडर को बचाना है,
मैं वो मिसाल लोगों के दिल दुखाने के लिए नहीं देना चाहता, लेकिन हकाइक के लिए मैं एक वाकया लोगों के सामने जरूर रखना चाहता हूं कि मोहम्मद मुर्सी जो है वो एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के साथ इलेक्शन जीते थे। मुकम्मल तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ था। मोहम्मद मुर्सी ने जो उनका स्टैंड था अपने नजरिए के ऊपर, वो सख्ती से कारबंद रहे। उनकी जो पार्टी के नीचे कारकुन थे, बड़े हार्डकोर कारकुन थे। यानी तहरीक इंसाफ के कारकुन भी इतने हार्डकोर नहीं होंगे जितने उनके हार्डकोर कारकुन थे, कुर्बानियां देने वाले। लेकिन मोहम्मद मुर्सी साहब जो हैं वो उस वक्त, ये आप कह लें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका कसूर था, जबरदस्त एक लीडर थे, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो जमीनी हकायक हैं उनको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने किसी किस्म की मफाहमत से इनकार किया। फिर मगरिब का स्पॉन्सर्ड एक वहां पे वहां पे कू हुआ, और जब वो कू हुआ, मिलिट्री कू हुआ जब वहां पे, तो उसके बाद आप देखें कि मोहम्मद मुर्सी को कहा तो ये गया कि दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन सबको पता है कि मोहम्मद मुर्सी के साथ स्लो पॉइजनिंग की गई, बल्कि स्लो पॉइजनिंग भी नहीं, फास्ट पॉइजनिंग की गई। उनको जब जेल में रखा गया, जिस किस्म के खाने उनको दिए गए, और फिर अल्टीमेटली ये कहा गया कि उनकी तबीयत नासाज हुई और उनकी वफात हो गई। उसके बाद उनकी पार्टी के ऊपर क्रैकडाउन हुआ, तो जब लीडर नहीं बचा तो नीचे पार्टी जो है वो सूरत में खत्म हो गई। तो इसलिए एक बड़ा स्ट्रांग आर्गूमेंट तो ये है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर तीसरा कातलाना हमला फाइनलाइज किया जा चुका है, तो एक स्ट्रांग ऑप्शन ये है कि अभी आपकी जान होती है तो आगे सियासत चलेगी ना। तो अभी एक स्ट्रांग पॉइंट ये भी है, एक आर्गूमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि इसके ऊपर अमल होना चाहिए, एक स्ट्रांग आर्गूमेंट ये भी है कि इमरान खान साहब को एक ऑनरेबल तरीके से, इमरान खान साहब को अपनी जान बचाने के लिए अगर उनको बाहर जाना पड़े इस वक्त, क्योंकि हकीकी जो इमरान खान साहब की जान को खतरात है, इमरान खान साहब को पता होंगे, असेस उन्होंने करना है। ये इमरान खान साहब की जुर्रतमंदी है कि उन्होंने कहा कि मैं आसिफ अली जरदारी की तरह और नवाज शरीफ की तरह नहीं भागूंगा, उनको कोई इस किस्म के खतरात नहीं थे। तो एक तो ऑप्शन ये है, इसके ऊपर एक स्ट्रांग आर्गूमेंट है। मेरा या आपका इंडोर्स करना या ना करना ये मैटर नहीं करता, लेकिन ये एक स्ट्रांग आर्गूमेंट है कि लीडर की जान बचाना बड़ा जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब ने डायलॉग की बात की है, दूसरी जानिब से डायलॉग नहीं किया जा रहा, जैसे ख्वाजा आसिफ ने और शहबाज शरीफ ने कहा कि हम डायलॉग नहीं करेंगे, और फौज के कंधे पर रखकर बंदूक चला दी कि जी शोदा की बेरुमती कर दी। और हालांकि सबको पता है कि ख्वाजा आसिफ ने सबसे ज्यादा शोदा की बेरुमती तो उन्होंने की थी जब उन्होंने कहा कि 5 जंगे पाक फौज आ रही है। हालांकि पाक फौज के पास कितने निशाने हैदर हैं, और पाक फौज की जो निशाने हैदर मिले हैं हाशमी साहब, ये इनमें से कितने निशाने हैदर ऐसे हैं जो कि भारतीय फौज की रिकमेंडेशन पर मिले हैं। उन्होंने बताया कि आपके ये जो फौजी हैं ये कितनी बेजिगरी के साथ लड़े, उनके कहने पर, उनकी रिकमेंडेशन पर यहाँ पर सितारा जुर्रत और इसी तरह ये निशाने हैदर भी मिलते हैं। जी मुकम्मल कर लें अपनी बात। एक तो ये बड़ा स्ट्रांग आर्गूमेंट है कि क्या इमरान खान साहब को इस सिचुएशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दूसरा आर्गूमेंट ये है कि इमरान खान साहब को इस वक्त फोकस ये करना चाहिए, ये पहले भी आर्गूमेंट था, कि इस वक्त बिल्कुल आप अपने स्टैंस को थोड़ा सा माइल्ड, यानी अपने स्टैंस को ये ना करें कि उससे पीछे हट जाएं, माइल्ड करके सिर्फ इलेक्शन पर फोकस करें कि किसी तरीके से आपको इलेक्शन मिल जाए, सिर्फ इलेक्शन मिल जाए। हाँ, सिर्फ इलेक्शन मिल जाए अक्टूबर में, क्योंकि इलेक्शन मिल गया, ये जितनी मर्जी धांधली के बजाय धांधला कर लें। इस वक्त इमरान खान साहब को जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ लड़ाने के लिए हर रोज ये पंप करते हैं, फ्यूल एक छिड़कते हैं, ये जो मौजूदा सूरत हाल पर जो एक तेल छिड़कते हैं, तो इमरान खान साहब इस वक्त अपनी तनकीद का पूरा जो रुख है वो मोड़ दें पीडीएम की जानिब। सिर्फ एक चीज पे फोकस रखें कि इलेक्शन किसी तरीके से हासिल हो जाए। सबको पता है कि 70% धांधली भी कर ली तो इमरान खान साहब के तमाम अरकान असेंबली को तोड़कर भी ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन ये हाशमी साहब कि इसके अंदर एक वसी तर पैमाने पर लॉबिंग करनी चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पर लॉबिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी चाहिए, ये एक आलमी सालसी का जो है वो माहौल भी बनाना चाहिए। इससे पहले हमने देखा लबनान में आलमी सालसी हुई थी, इससे पहले नवाज शरीफ को जब साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने फांसी चढ़ाने का फैसला कर लिया था, उस वक्त भी आलमी सालसी हुई, और फिर सऊदी अरेबिया नवाज शरीफ यहां से चले गए थे, सबको पता है। और फिर जो बेनजीर भुट्टो शहीद वापस आई थी, वो भी एक एनआरओ के तहत आई थी, वो भी एक आलमी सालसी थी ना।
तो इस वक्त वो ऑप्शन भी एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये जंग के हालात है ना, जंग के हालात में तो आपको सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने हैं। कोई इसमें कोई पाक फौज के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ तो कोई उनसर नहीं है। कोई ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान की मजम्मत कराई जाए, रियासत पाकिस्तान की मजम्मत कराई जाए या कोई फौज की मजम्मत कराई अच्छा, जाए। आपने एक बात नोट की है, ये तो वो लोग थे ना जिनका बेनजीर का ऑब्वियसली कद काट था एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ पाकिस्तान में, लेकिन बाहर की दुनिया में नवाज शरीफ साहब की कितनी एक्सेप्टेंस है? राज साहब, मैंने पिछले 4 साल में लंदन में देख लिया कि कितने इंटरनेशनल लीडर्स आकर नवाज शरीफ को मिले हैं, वो पूरी दुनिया के सामने। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, खान साहब अगर बाहर जाते हैं तो मैं ये समझता हूं कि ये टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनको मौका एक मिलेगा कि ये वेस्ट के साथ अपने आप को कनेक्ट करें, और कनेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी होगा क्योंकि IMF बोल रहा है पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के ऊपर। इमरान खान साहब बाहर जाएंगे, यूरोपीय यूनियन को जगाया जा सकता है, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको जगाया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट अमेरिका को जगाया जा सकता है, क्योंकि एक बड़े लेवल के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने खान साहब और पाकिस्तान के हवाले से बात की है। ऑस्ट्रेलिया में बात हुई, तो वेस्ट जो है वो बहुत क्लोजली देख रहा है पाकिस्तान के हालात को। तो खान साहब के लिए एक आइडियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो जाकर लोगों को कनेक्ट करें, क्योंकि राय साहब हमें याद रखना चाहिए, ये बहुत ही अहम नुकता है कि अगर पाकिस्तान में स्क्रिप्ट वही है ना और किरदार बदल गए, जो बार बार लोग कह रहे हैं कि जी हाँ पुराना स्क्रिप्ट है, किरदार बदल गए, तो आपको इसके दूसरी तरफ से काउंटर करने के लिए स्क्रिप्ट लाना पड़ेगा। वो भी वही स्क्रिप्ट होगा, यानी किसी आलमी ताकत का मीडिएशन, जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, वो करवाएंगे तो हालात जो है हमें ठीक होते हुए नजर आएंगे। राय साहब, ये तो होगी बात खान साहब के ऑप्शंस, और इसका क्या इसके अंदर एक पॉइंट और है हाशमी साहब, मैं मुख्तसरन जरा जिक्र कर दूं उसका। देखिए, एस्टैब्लिशमेंट जो है, एस्टैब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ को मजबूर कर दिया था, यानी जब गिरफ्तार हुए एक मायदा हुआ, नवाज शरीफ बाहर चले गए। नवाज शरीफ की उस वक्त जान बच गई, नवाज शरीफ वापस आ गए, आगे वापस दोबारा जनाब बाजवा ने नवाज शरीफ को बाहर भेजा। नवाज शरीफ की हुकूमत यानी शहबाज शरीफ हुकूमत में है, लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत वापस आ गई। बीबी शहीद भी बाहर गई, वापस आई, दोबारा उनको शहीद कर दिया गया, लेकिन वापसी हो गई ना, यानी वो वापसी सियासत के अंदर और हुकूमत में वापसी हो गई। तो ये एक ऑप्शन, कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब चले जाएं, असेस उन्होंने करना है, वो एक लीडर दूर तक देखने की सलाहियत रखता है। इसलिए ये अगर इमरान खान साहब कुछ वक्त के लिए अगर वो सिचुएशन को असेस करके बाहर चले भी जाएं, तो इसके अंदर कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो बदलती रहती हैं। ये जिस किस्म के हालात का सामना इमरान खान साहब को है, ये हो सकता है कि 2-3 साल के बाद इस किस्म के हालात का सामना फिर नून लीग को या पीपल्स पार्टी को करना बिल्कुल ना हो। अच्छा, आपको पता है कि ख्वाजा हासिफ साहब ने एक बड़ी हैरानकुन बात की है, और वो एक तरह से मुझे तो लगता है कन्फेशन है। जो आप बातें कर रहे हैं ना कि एस्टैब्लिशमेंट का रवैया, और फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी किस तरह एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करती रही और खुद एंगेज होती रही। ख्वाजा हासिफ साहब ये कहते हैं कि इमरान बताएं कि अगर उन्हें तजर्बा था तो एस्टैब्लिशमेंट के मामले में गलतियां क्यों की, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब की गलतियां थी जो आज वो जहां पर खड़े हैं। राय साहब, इसका मतलब ये हुआ कि ये व्हीलर डीलर और जो जनरल बाजवा से लेकर और पीछे मुशर्रफ और NRO, इसका एक कन्फेशन ख्वाजा हासिफ साहब ने जो है वो कर लिया है, और अलन ऐलान पाकिस्तान के टेलीविजन पर बैठकर वो अलन ऐलान जो ये बात कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, राय साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो वायरल हुई है, और हमने कल इसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ये कहा था कि वीडियो से तासुर ये मिल रहा है, काजी फैज ईसा साहब ने देखा और उधर मुंह कर लिया, हाथ मिलाना भी गवारा नहीं किया, और उमर अता बंदयाल साहब जो है वो हाथ मिलाने के लिए देखते रह गए। हमें वीडियो देखकर ये तासुर मिला। लेकिन राय साहब, आज क्या हुआ है, मैं चाहूंगा कि वो आपकी हम जुबानी सुने, और क्या कहा गया, क्योंकि मुझे तो सिर्फ एक आवाज आई थी कि सर ये पौधा बहुत फले फूलेगा। ये बकायदा हमने राय साहब फोटो सेशन सियासतदान देखे थे, लेकिन ये फोटो सेशन दोस्तियां और जज साहिबान भी आ रहे हैं, ये पहली दफा हुआ है। हाशमी साहब, ये जो पौधा इन्होंने लगाया ये तो शायद फले फूलेगा, लेकिन आइन का जो पौधा है वो तो मुरझा गया। उसको कौन फलेगा फुलाएगा, वो तो चीफ जस्टिस साहब ने मुरझा दिया, और इसी तरह जस्टिस फायज ईसा ने तो आइन का जो दरख्त है वो काट कर ही रख दिया। बहरहाल ये जो अब वीडियो आज आई है हाशमी साहब, ये इस वजह से आई है कि हमने भी और बाकी लोगों ने भी तनकीद यकीनन की होगी कि जस्टिस फायज ईसा, जिन्होंने सितंबर में चीफ जस्टिस बनना है,
अगर उनके ज़ाती अनात का ये लेवल है कि वो चीफ जस्टिस के साथ इतनी हकारत के साथ दूसरी जानिब मुंह मोड़ लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो कभी भी मेरिट के ऊपर फैसले नहीं कर सकते अगर उनके ज़ाती अनात जो हैं वो उनके जहन पर, उनके दिमाग पर इतने हावी हो जाते हैं। उसके बाद हाशमी साहब, एक तो ये वीडियो वायरल हुई है, जैसे फायज ईसा के एक स्टेटमेंट भी आया है कि मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज साहिबान का, और मैंने कोई दानिस्ता चीफ जस्टिस साहब को इग्नोर नहीं किया। उसके बाद फिर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें चीफ जस्टिस साहब को, जस्टिस फायज ईसा को देखा जा सकता है शजरकारी मुहिम में एक दूसरे के साथ खड़े हैं, और जस्टिस फायज ईसा खुशगवार मूड में नजर आने की एक्टिंग कर रहे हैं। तो ये आप ये कह लें कि अवाम की जानिब से, वकला की जानिब से और मीडिया की जानिब से और सहाफ़ियों की जानिब से उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया कि आप तो मेंटली फिट नहीं है चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो उसके बाद आज उनका स्टेटमेंट भी आ गया है और ये वीडियो भी सामने आ गई है। बहुत शुक्रिया साहब। वीर जी, आज का शो था हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।